विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग हिंदी व्याकरण की नियमित कक्षाएं ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, जो कि सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष तथ्यों से अवगत कराऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर कहें तो किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं, जैसे गांधी, कुर्सी, कलम, ईमानदारी आदि। ठीक है। अब अगर हम बात करें संज्ञा के भेदों की, तो संज्ञा के जो भेद हैं उस पर व्याकरण एक मत नहीं है। संज्ञा के भेद पर जो व्याकरण है वो एक मत नहीं है। बहुत से व्याकरण जो है विद्वान वो संज्ञा को 5 प्रकार बताते हैं, जिनमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 संज्ञाएं हैं। मुख्य रूप से संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा 2 प्रकार की होती है, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक संज्ञा में उन्होंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को समाहित किया है, और जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को समाहित किया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान विशेष का बोध होता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी, या जो है किसी विशेष स्थान का नाम, किसी भी शहर का नाम ले सकते हैं, आगरा, मथुरा, कलकत्ता। ठीक है। उसके बाद किसी नदी का नाम हो, किसी पक्षी का नाम हो। ठीक, ये सब जो है आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए, पक्षियों के नाम में जो है विशेष नाम, उसका अगर नामकरण किया हो तभी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, दीमशित्स नामक विद्वान हैं, उन्होंने संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, सभी जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों, उत्सवों के नाम, ऐतिहासिक तथ्यों, युद्धों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़के, है ना, बैल, बकरी, गाय, है ना, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में की गई हैं, या निम्नलिखित स्थितियों में उन्हें बांटा जा सकता है। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। ठीक है, इनमें जैसे बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ये सब आपके उदाहरण हैं। उसके बाद पशु पक्षियों के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञाओं में ही आते हैं। घोड़ा है, गाय है, ठीक है, कौवा है, तोता है, मैना है। उसके बाद वस्तुओं के नाम की बात करें, मकान, कुआं, मेज, कुर्सी, कलम, टेबल, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों की अगर बात करें, तूफान, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब भी जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इन भूकंप, तूफान का अगर कोई स्पेशल नाम रख दिया जाए, जैसे सुनामी, एक तूफान आया था अपने भारत में, हुदहुद नामक एक तूफान आया था, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। अब बात करेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, ठीक है, अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की जो सबसे खास बात है वो यह है कि इसका प्रायः बहुवचन नहीं बनता है। अगर भाववाचक संज्ञाओं का हम लोग बहुवचन कर देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। उससे पहले मैं भाववाचक संज्ञा के आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ। लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये सब आपके जो है भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है 5 प्रकार से होता है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा विशेषण से, तीसरा क्रिया से, फिर उसके बाद सर्वनाम से, और फिर उसके बाद अव्यय से। कैसे कैसे होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा हम बोर्ड पे करके बता दे रहे हैं।
देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक, का निर्माण। सबसे पहले मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा से, ठीक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? लड़का, बूढ़ा, मित्र, ये आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? लड़का का हो जाएगा लड़कपन, लड़कपन। उसके बाद बूढ़ा का बुढ़ापा, ठीक, और मित्र का मित्रता। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञाओं से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। दूसरा है विशेषण से। विशेषण से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है? विशेषण से देखिए, विशेषण पहले ले लीजिए, गर्म, सर्द, ठीक, चमक, तो इसका हो जाएगा गर्मी, इसका हो जाएगा सर्दी, इसका हो जाएगा चमकीला, ठीक। नहीं माफ़ कीजिएगा, ये चमक जो है भाववाचक संज्ञा है, चमकीला से बना हुआ है, ठीक है ना। चमकीला जो है आपका विशेषण है और ये इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी चमक। उसके बाद अगर बात करें क्रिया से, क्रिया से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है? पहले क्रिया ले लीजिए, पढ़ना, लिखना, है ना, खेलना, ये आपकी क्रियाएं हैं। इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी पढ़ाई, लिखाई और खिलाई, ठीक, इस तरीके से। अब अगर बात करें अगले की, तो सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ठीक है। सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं? सबसे पहले सर्वनाम लिखेंगे। सर्वनाम कौन कौन से हैं? अपना, अपना, मम और निज। इससे कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी? अपना से हो जाएगा अपनापन, मम से हो जाएगा ममत्व और निज से हो जाएगा निजत्व। इस प्रकार सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब जो आखिरी है वो है अव्यय। अव्यय से किस प्रकार संज्ञाओं का निर्माण होता है? अव्यय से, अव्यय पहले ले लीजिए। अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे दूर है, परस्पर है, समीप है, ठीक है, दूर, परस्पर, समीप, समीप, ठीक। दूर से हो जाएगा दूरस्थ, ठीक, और समीप से, परस्पर से हो जाएगा पारस्पर, ठीक, और उसके बाद समीप से हो जाएगा सामीप्य। ये आपके जो है अव्यय से बनने वाले जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद हम लोग बात करें अगर समूहवाचक संज्ञा की, तो समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों, जिन संज्ञा से या जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, ठीक है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण इसके हैं सभा, दल, गिरोह, है ना, वस्तुओं का समूह, गुच्छा है, कुंज है, मंडल है, ठीक। और उसके बाद घौध, घौध एक शब्द है, घौध, घौधा जिसे अध्यात्म में कहा जाता है, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब अगर बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि, ठीक। ये तो रहा हमारा संज्ञा के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि संज्ञाओं का प्रयोग कैसे होता है। संज्ञाओं के प्रयोग की अगर बात करें तो कभी कभी संज्ञाओं के प्रयोग जो है बदल जाते हैं। संज्ञाओं के प्रयोगों में जो हेरफेर होता है वो कुछ इस प्रकार है कि जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं, और भाववाचक संज्ञाएं जो है कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। तो ऐसा कब होता है? जब जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में किस प्रकार होता है? जैसे अगर कहा जाए कि पुरी, पुरी शब्द है, तो इसे पुरी से जो है, पुरी कहने से ऑटोमेटिकली जगन्नाथपुरी का बोध होता है, ठीक। और देवी कह दिया जाए तो दुर्गा का बोध होता है, ठीक। और उसके बाद दाऊ कह दिया जाए अगर, तो बलराम का बोध होता है। तो ये जो संज्ञाएं हैं ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, इनका कि अलग अर्थ भी है, लेकिन जब इसे कुछ इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में इसकी गणना होने लगती है, ठीक है। वैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं
कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं में उनका प्रयोग हो जाता है अनेक व्यक्तियों के अर्थ में। जैसे किसी एक व्यक्ति ई का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए, जैसे कहा जाए कि आप अपने समय के भीम हैं, ठीक है। तो भीम शब्द यहाँ पर जो है वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, लेकिन भीम बलशाली होने का जो है गुण है, इसलिए यह जो भीम शब्द आया है यहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा में होगा। ऐसे ही एक उदाहरण है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वैसे तो जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन धूर्तता के गुण के लिए जयचंद को जाना जाता था। तो यहाँ जयचंदों जब कर दिया गया, अर्थात जयचंद को बहुवचन में बदल दिया गया, तो ये जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर भाववाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलती हैं। जब भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन कर दिया जाता है तो वो जो है भाववाचक संज्ञाओं के स्थान पे जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। जैसे पहनावा जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। इसे अगर कहा जाए कि आजकल के पहरावे विभिन्न प्रकार के हैं, तो यहाँ बहुवचन होने पर पहरावे शब्द में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। और दिखाना या दिखावा आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। अगर इसे हम कह दें कि दिखावे की ज़िंदगी, तो ये जो है बहुवचन करने पर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो इस प्रकार संज्ञाओं के प्रयोग में परिवर्तन भी होता है, जिसे कि हमें याद रखना है, जिससे कि प्रश्न गलत ना होने पाए। अब आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नए वीडियो में संज्ञा के रूपांतर के एक टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।